वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी फसल को एक बार देखिए। हम जो मेहनत किए हैं उस मेहनत के ऊपर हम खुश हैं, क्योंकि हमारी जो फसल है वो बहुत ही बेहतरीन इस समय आई है। शाम का वक्त है और इस समय आप देख सकते हैं कि फूल लगे हैं और फल भी लगे हैं। इसमें जो फूल हैं ये हर पत्ते पे फूल आए हुए हैं और हर पत्ते पे फल भी लग रहे हैं। और हम जो इसकी सेवा किए हैं इससे हमें उम्मीद है कि हमें बेहतर फल मिलेगा। अभी हमारा 50 दिन का पौधा हो चुका है और हमारे फल इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। और यहाँ जो फल लग रहे हैं ये हर पत्ते के आसपास फल लग रहे हैं, जिसको देख करके दिल खुश हो जाता है। और अगर आप लोग देखते हैं और मेहनत करते हैं इसी तरह से, तो आपके जो फल लगेंगे वो इसी तरह से लगेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग उत्साहित होइए, इस वजह से इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। और आगे की वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया बताए हुए हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद जो आप लोगों को पूछना है उसको पूछिएगा। जब आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं, पूछते हैं, तो प्रश्न का जवाब देने में भी अच्छा लगता है। और जो लोग वीडियो में बताई गई जानकारी के बावजूद भी प्रश्न पूछते हैं उसी को, तो थोड़ा अच्छा अपने को भी नहीं लगता। तो इस वजह से आप लोग पूरी वीडियो देखिए। और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो जो भी हम किए, जैसे भी किए, वो सारी चीज़ें और सारा अनुभव हम आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और आप अंत तक देखिए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। मार्च के प्रथम सप्ताह में हम खरबूजे की वीडियो का पार्ट 1 आप लोगों को दिखा चुके हैं, जिसमें हम आप लोगों को दिखाए थे कि इसकी खेत की तैयारी कैसे करनी है, नालियाँ कैसे बनानी है और रोपाई कैसे करना है। और जब आपकी बीज अंकुरित हो जाती है, पत्तियां निकलने लगती हैं, तो उस समय जो पत्ती खाने वाले कीड़े लगते हैं उनसे देखभाल कैसे करनी है। तो इतनी चीज़ें तो हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं और उस वीडियो का लिंक हम आपको नीचे दे रखे हैं। आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं। अगर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं, उसको भी जा करके आप देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और अब ये जो हमारी फसल आप इस समय देख रहे हैं, ये हमारी फसल 50 दिन की हो चुकी है और इसमें अब फल लगने लगे हैं और काफ़ी बेहतरीन इस समय स्थिति है फसल की। और आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 अप्रैल 2020 है और इस समय शाम को 5:45 हो रहे हैं। और ये जो हमारी फसल आप सब देख रहे हैं, इसमें फल फूल बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या क्या किए हैं वो सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। ये पार्ट 2 है और आगे आने वाले पार्ट 3 में आप आगे की चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल पार्ट 2 में आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारा बीज अंकुरित हो गया था तो यहाँ तक जो यात्रा रही है कैसी रही है, किस तरह से चीज़ें इसमें की गई हैं। तो हम आप लोगों को पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहते हैं। जैसे जब गर्मी में आप लदेदार फसलें लगाते हैं, जैसे आपका खीरा है, खरबूजा है, तरबूजा है, इस तरह की जो आपकी फसलें होती हैं, इसकी जो मुख्य निर्भरता होती है ये पानी के ऊपर होती है। तो अगर आप इसकी समय पे सिंचाई नहीं कर रहे हैं तो आपके जो पौध का विकास है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसे में आपको ये लगेगा कि जो आपका पौध है ये रोगग्रस्त हो गया है या तमाम तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपने जो खरबूज है इसमें बराबर नमी बना के रखिए। अब नमी बना के कैसे रखना है, देखिए सामान्यतः जो हमारा खरबूजा है इसकी हम 3 दिन पे सिंचाई कर रहे हैं, तो जाके नमी जो है पर्याप्त मिल पा रही है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो भरपूर नमी बना करके रखिए। अब उसके बाद आती है बात देखभाल की, जिसमें आपको जो खाद होती है और जो कीटनाशक होते हैं और जो फंगीसाइड होते हैं इनका प्रबंधन आप कैसे करेंगे। तो देखिए जब आपका पौधा विकास करने लगता है, तकरीबन 20 से 25 दिन का जब अंतराल हो जाता है बुआई के बाद, तो उस समय आपको ये होता है कि एक फंगीसाइड आपको स्प्रे करनी होती है। तो इसके लिए हम आप लोगों को ये कहेंगे कि मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति लीटर मिलाकर के आप स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके फसल में रोग लगा है या नहीं लगा है, लेकिन आपको उस समय करना होता है। और 20 दिन के बाद जो आप टॉनिक का स्प्रे करते हैं, कोई भी टॉनिक आप ले लीजिएगा जो पौधे के विकास के लिए उपयुक्त होती है, वही टॉनिक आपको लेना है। तो उसको लेकर के आप स्प्रे करेंगे।
तो ये जो प्रक्रिया होती है आपकी तकरीबन 15 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच में ये चलेगी और आपके जो फल फूल हैं ये लगभग 25 दिन के बाद दिखने लग जाते हैं फूल। और जब आपका लगभग 35 दिन हो जाता है तो उसमें आपको फल बने हुए मिलने लगते हैं। तो आपको एक जो फंगिसाइड है ये ज़रूर कर देनी होती है तकरीबन 20 से 25 दिन के अंतराल पे। और जो दूसरी फंगिसाइड होती है तकरीबन आपकी जो फसल है अगर सही ग्रोथ कर रही है तो ऐसे में 32वें दिन लगभग आप एक स्प्रे जो दवा हम बताए हैं उसी का फंगिसाइड का आप स्प्रे करेंगे। तो ये आपकी फंगिसाइड हो गई। अब जब आप खरबूजा लगाते हैं तो दरअसल तरबूजे की अपेक्षा खरबूजे में थोड़ा ज़्यादा रोग लगता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो शाखाएं होती हैं जब विकास करती हैं तो उसके मुख्य सिरे पे जहाँ से नई नई पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ पर कीड़े दिखाई देते हैं आपको। तो ऐसे में उनसे बचाव के लिए जो इमिडाक्लोरोप्रिड होता है उसका आप स्प्रे कर दीजिएगा। तो ये जो समस्या होती है इससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो आपकी जो फंगिसाइड है और जो कीटनाशक है, कीटनाशक का आप लोगों को प्रयोग तब करना है जब आपके फसल में कीट लगेगा। लेकिन जो फंगिसाइड होता है इसका आपको प्रयोग जैसे हम बताए हैं वैसे ही करना है, चाहे आपकी फसल में फंगस लगे या ना लगे। अब इतना आपका हो गया। तो अब कई किसानों के साथ ये समस्याएं आती हैं कि जैसे उनका जो खरबूजा होता है ये जड़ से सूखने लगता है। तो इससे बचाव के लिए हम आप लोगों को बता दें कि कुछ लोग इसको जड़ गलन रोग बोलते हैं या तमाम तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। पर हमारे यहाँ जो होता है उसे बोलते हैं कि जड़ गल जा रही है। तो ये एक फंगस होता है। और अब जब जड़ में लगता है तो आप क्या कैसे बचाव करेंगे? तो देखिए, सामान्यतः जब आप नाली बनाए हुए हैं तो नाली में आप जब सिंचाई करते हैं तो कुछ समय के लिए उसमें पानी इकट्ठा होता है। जैसे आप सिंचाई कर दिए हैं तो जब आपका पानी उसमें स्थिर है नालियों में तो उसी समय जो आपका मैंकोजेब है और कार्बेंडाजिम है ये 3 ग्राम प्रति लीटर आप स्प्रे किए थे। लेकिन अब क्या होता है कि इसको घोल करके जो आपकी मशीन है उसमें डाल देंगे, लेकिन जो आपकी मात्रा होती है ये 5 ग्राम प्रति लीटर हो जाती है। तो जब आप उसमें घोल लिए मशीन में तो इसको बीच नालियों में स्प्रे कर देना होता है। तो जब इस तरह से आप स्प्रे कर देते हैं तो जो आपका दवा है ये घुल करके उसकी जड़ों में चली जाती है। अगर आपकी फसलों में ये रोग नहीं लगता है फिर भी अगर आप एक बार कर ले रहे हैं तो जो ये समस्या होती है उससे आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। आप इतनी चीज़ें करते हैं तो जो उम्मीद है कि आपकी जो फसल होती है ये रोगों से दूर ही रहेगी। तो आप रोग जो निर्भर करते हैं, जैसे अगर आप सही देखभाल कर रहे हैं तो आपकी फसलों में कम रोग लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपकी सही देखभाल नहीं है, जैसे पानी आप लेट दे रहे हैं, खाद समय पे नहीं दे रहे हैं, तो ये जो है समस्या ये ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जैसे अगर आपकी मिट्टी बलुई है तो उस पे खरबूजे की खेती करने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो जड़ गलन रोग होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं। तो इस वजह से आप बलुई मिट्टी की अपेक्षा इसको दोमट या किसी भी अन्य मिट्टी में कीजिए, बलुई मिट्टी को छोड़ करके। वहाँ दीमक भी काफ़ी मात्रा में लग जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप अन्य मिट्टियों में कर रहे हैं तो जो खरबूजे की फसल होती है ये ज़्यादा सुरक्षित रहती है। वहीं पर जो आपकी तरबूजे की फसल होती है इसको आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे अगर बलुई मिट्टी है तो थोड़ा वो और ही ज़्यादा विकास करता है। तो ये जो है खरबूजे और तरबूजे में अंतर होता है। अब हम आ जाते हैं जो खाद का प्रबंधन है ये आप कैसे करेंगे। देखिए, जब हमारी फसल लगभग 22 दिन की हो चुकी थी तो ऐसे में जो हम खाद डाले थे ये थी हमारी यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है ये आप जा करके दुकान पे बोल देंगे तो वो दे देता है। उसमें लगभग सभी तत्व मौजूद होते हैं और उसको यूरिया के साथ मिला करके डाला जाता है, और उसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये जो तीनों खादें रहेंगी प्रति एकड़ इनकी जो मात्रा रहेगी आपका 30 किलो यूरिया ले लीजिए, 30 किलो सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए और 10 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला करके नालियों में डाल दीजिए। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आप सिंगल सुपर फास्फेट और सूक्ष्म पोषक तत्व और यूरिया मिला करके डालते हैं और परंपरागत विधि से किए हैं, तो जब दानेदार आप छिड़काव करते हैं तो कुछ खाद जो होती है ये पत्तों पे रुक जाती है। अब पत्तों पे रुक जाती है तो वो जो खाद होती है आपके पौधे को प्राप्त नहीं होती है, एक घाटा। और दूसरा जो घाटा होता है वो आपके वहाँ पर पत्ते जल जाते हैं।
तो इस वजह से जब भी आप खाद डालते हैं उसे आप झाड़ू की सहायता से ऐसे हिला देंगे तो वो खाद नीचे चली जाती है। और जब आप खाद डालें तो उसके बाद पानी लगाना चाहिए, क्योंकि आप परंपरागत विधि से कर रहे हैं और खाद का सर्वोत्तम उपयोग हो सके तो इस वजह से आप उसमें जो है पानी लगा देंगे तो जो आपकी खाद है ये घुल करके पौधों की जड़ों तक बहुत ही आराम से पहुंच जाती है। अब जब हमारी फसल लगभग 35 दिन की हो गई थी तब उसमें हम डीएपी, पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट इसका प्रयोग किए थे और इसकी जो मात्रा थी 30 किलो 30 किलो 30 किलो मिला करके 1 एकड़ के लिए हम डाल दिए थे। और उसी तरह से डालना है तो इसमें जो है खाद आप डालें और खाद डालने के बाद फिर आपको झाड़ू की सहायता से झाड़ देना है। अब जो किसान भाई हैं गोबर की जो खाद प्रयोग करना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो अगर इसको प्रयोग करते हैं तो रोग भी कम लगेगा और दूसरे रासायनिक खाद भी जो आप प्रयोग करते हैं उसकी कम मात्रा आप लोगों को प्रयोग करनी पड़ेगी। तो जो गोबर की खाद होती है इसको अनिवार्य रूप से आप प्रयोग कीजिए। और जब इसको आप जैसे गोबर की खाद आपको प्रयोग करना है, आपके पास डीएपी या अन्य चीज़ें उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आप इसको नालियों में डाल करके जो गोबर की खाद होती है, जैसे जब भी आप गोबर की खाद का प्रयोग करें तो कम से कम 6 महीना या साल भर पुरानी प्रयोग करें और इसे डालने के बाद आप पानी लगा दीजिए। तो जो काम आपका डीएपी और साथ में सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्व काम करते हैं, ये खाद वही काम करती है अकेले ही। तो अगर आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 10-10 दिन के अंतराल पे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी नाली जो है ये 10 फीट लंबी है तो ऐसे में वहाँ पर आप 2 किलो गोबर की खाद प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर गोबर की खाद अच्छी क्वालिटी की आप तैयार किए हैं तब, नहीं तो अगर आप वैसे खुले आसमान में रखे हैं और बारिश हुई है और उसका जो रस होता है वो बह गया आपकी खाद का, तो वह खाद इतना सही नहीं रहेगी। तो ऐसे में आपको 10 फीट की नाली में आपको लगभग 5 किलो डालना पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप ताज़ी गोबर की खाद डाल दीजिए। अगर ताज़ी गोबर की खाद आप प्रयोग करते हैं तो जो आपका पौध है ये जल जाएगा या ताज़ी गोबर की खाद की वजह से उसमें जो कीड़े हैं ये पैदा हो जाएंगे। तो ये चीज़ें रही। अभी हमारा 50 दिन का हो चुका है तो इसमें हम टॉनिक का 2 स्प्रे किए हैं, फंगीसाइड का 2 स्प्रे किए हैं और कीटनाशक का 1 स्प्रे किए हैं। जो सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। अब इस तरह से आप लोगों को करना है। और जब आपका पौधा 35 दिन से ऊपर जाने लगता है तो ऐसे में आपको पौधे की बढ़वार के लिए जो खाद प्रयोग की जाती है उसको प्रयोग नहीं करना है। वो खाद प्रयोग करना है जो आपके फल और फूल को बना करके रखती है, उसके विकास में योगदान देती है, उन चीज़ों का प्रयोग करना है। तो पहले हम आपको बताए थे कि यूरिया, सूक्ष्म पोषक तत्व, सिंगल सुपर फास्फेट का हम प्रयोग किए, लेकिन 35 दिन बाद जो हम खाद प्रयोग किए या 35वें दिन प्रयोग किए वो डीएपी, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट, गोबर की खाद का प्रयोग किए। और जो टॉनिक का आप स्प्रे करेंगे वो जैसे आप फल फूल के विकास के लिए आप उस टॉनिक का प्रयोग करेंगे। जो टॉनिक आपके पौधे के विकास के लिए होती है उस टॉनिक का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना होगा। तो अगर जो हम चीज़ें आप लोगों को बताए हैं ये प्रक्रिया करते हैं तो आप लोग एक बेहतरीन जो खरबूजा है इसकी फसल को काट सकते हैं। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा नमी की मात्रा को बरकरार रखिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो जो बताई गई चीज़ें हैं अगर आप वो करते भी हैं तो आपकी जो फसल है ये सही नहीं कट पाएगी। तो अब आप लोग हमारी फसल देख सकते हैं किस तरह से ये फसल चल रही है और इसका आगे का अपडेट हम आप लोगों को जल्द ही देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर खेतीबाड़ी से संबंधित सभी जानकारियाँ आप लोगों को समय समय पे मिलती रहेंगी। और अगले पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए कुछ दिन का। हम जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।